ओके, सो आज हमने कॉर्नर डिटेक्शन पढ़नी है। लास्ट टाइम हमने एज डिटेक्शन पढ़ी थी। कॉर्नर्स भी एजेस की तरह ह्यूमन परसेप्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। ये हमारी अटेंशन को ग्रैब करते हैं। दे आर इंटरेस्टिंग पॉइंट्स इन दी इमेज। दे जस्ट इंटरेस्टिंग, हमारी अटेंशन की तरफ जाती है। ठीक है, जस्ट लाइक एजेस। और कॉर्नर्स जो हैं एजेस की तरह वंस अगेन इमेज की एक समरी रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स अ मोर कॉम्पैक्ट समरी ऑफ द इमेज। कॉर्नर की जो डेफिनेशन है, आज का पूरा लेक्चर जो कोर आइडिया जिस पे ये बेस्ड है वो है कि अगर आप कॉर्नर वाले पिक्सल हैं तो आपके इर्द गिर्द मैं कहीं भी देख लूं आपके जैसा रीजन नहीं मिलेगा। दैट्स व्हाट डिफाइंस अ कॉर्नर। अ कॉर्नर इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ इट्स नेबर्स। ठीक है, इस ये जो फिगर है इसमें देखते हैं कि जो रेड डॉट है, मैं इस पिक्सल की बात कर रहा हूं जो रेड डॉट है। आई वॉन्ट टू डिटर्मिन कि ये कॉर्नर है या नहीं। सिर्फ एक पिक्सल को देख के, सिर्फ एक पिक्सल को देख के क्या एक ह्यूमन भी बता सकता है? अगर मैं उसको इमेज ना दिखाऊं, सिर्फ एक पिक्सल दिखाऊं, कैन ए ह्यूमन टेल कि ये कॉर्नर है, एज है, कुछ है? कुछ भी नहीं बता सकता। एज भी नहीं बता सकता जब तक उसका नेबरहुड ना देख। डेरिवेटिव एज डिटेक्शन में डेरिवेटिव कैसे आता था? नेबर्स को देख, राइट? तो हम भी जब कॉर्नर की बात करेंगे तो हम किसी पिक्सल का फैसला करने के लिए उसके नेबरहुड को देखेंगे। उसका नेबरहुड में मैं एक पैच उठाता हूं, दैट्स द रेड पैच, एंड देन आई लुक एट नेबरिंग पैचेस। ये जो ऊपर ब्लू में पैच है, इज इट सिमिलर टू द रेड पैच? दे आर आइडेंटिकल। नीचे वाला पैच भी, दे आर आइडेंटिकल। लेफ्ट पे अगर यहां मैंने पैच रखा होता तो वो पूरा ग्रे आता, फर्क होता। अगर राइट पे रखा होता वो पूरा व्हाइट आता, फर्क होता। बट द फैक्ट दैट देयर इज एटलीस्ट वन पैच दैट इज सिमिलर टू द रेड पैच मीन्स कि ये कॉर्नर नहीं हो सकता। और एजेस में ऐसे होता है। हॉरिजॉन्टल एज में भी ये होगा कि लेफ्ट राइट वाले पैचेस में से कोई ना कोई सिमिलर आ जाएगा, ऊपर वाले डिफरेंट आ जाएंगे, बट एटलीस्ट देयर इज एटलीस्ट वन पैच, सो दिस कांट बी अ कॉर्नर। तो जब आप कॉर्नर पे आते हैं, ऑल ऑफ दीज ग्रीन पैचेस जिनको आप नेबर्स कह रहे हैं, ऑल ऑफ द नेबरिंग पैचेस आर डिफरेंट फ्रॉम द रेड पैच। दैट्स व्हाट डिफाइंस अ कॉर्नर। ठीक है, और ये कोर आइडिया हम लेके चलेंगे पूरे लेक्चर। अगर आप दो लाइंस की इंटरसेक्शन को कॉर्नर कहते हैं, इस पे भी वही आइडिया होगा। इसके सारे नेबर्स देख लें, इससे फर्क होगा। ठीक है, अगेन पैचेस में देखिए, कोई ऐसा पैच नहीं मिलेगा आपको जिसके अंदर एक एक्स की तरह की चीज आई, दो चीजें क्रॉस हो रही हैं। ऐसा कोई पैच नहीं मिलेगा आपको इसके इर्द गिर्द। दैट्स व्हाई दिस इज अ कॉर्नर पैच। ओके, अब पिछली स्लाइड पे तो मैंने बड़े आराम से कह दिया कि दिस पैच इज सिमिलर टू दिस पैच एंड दिस पैच इज डिफरेंट फ्रॉम दिस पैच। बट कॉम्प्यूटेशनली हाउ डू यू कंपेयर पैचेस? कोई एल्गोरिथम होगा कि दो पैचेस को कैसे कंपेयर करना है, कैसे उनको सिमिलर या डिसिमिलर कहना है। सो द क्वेश्चन इज हाउ टू कंप्यूट सिमिलैरिटी ऑफ टू पैचेस। कैन यू गाइस गेस? Some mask. You have those two patches. Patch number 1, 3 by, let's say 3 by 3 patch. You have another patch, 3 by 3. How do you compare them? Pixel by pixel comparison. Just subtract one from the other. Well, this will give you 9 other values. 9 values here, 9 values here. You subtract them, you get 9 values of difference. No, so I have 9 values. When I talk about similarity, I need one value. I want to
compute a number that represents how similar two patches are. So I want to compute one number. ओके सब्ट्रैक्ट कर लिया, 9 डिफरेंसेस आ गए, उनको ऐड कर लो, एक नंबर आ गया. ग्रेट. If the sum of 4 of the differences is 10 and the sum of the other 5 differences is minus 10, what will the sum be? Which means that they are similar, but they're not similar. So how do I solve this? So the positive differences are cancelling out the negative differences, but it's a difference. I should count it as a difference. So what do I do? Who's to blame, the positive differences or the negative differences? The positive difference is doing what you were asking it to do. If the difference is large, the positive differences give you a large value, and they're not, and that means that they're not similar. But the negative differences, but they're causing the final similarity to go to 0. So what if you square them? So the way to compare two patches is the sum of squared distance. You have two patches P and Q. Let's say that the patch sizes are m by n. Just any many example 3 by 3 ki di, par it's just any sized patches, but both patches are of the same size, m by n. So I go to every row, then every column, which means I go to every pixel in each patch. Pij minus Qij, but then I square it. अगर -10 एक वैल्यू थी, वो कहाँ जाएगी? -10 का क्या बनेगा? +100 हो जाएगा. +10 का भी 100 हो जाएगा. सो चूंकि मैंने स्क्वायर किया हुआ है, एनी डिफरेंसेस नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव वैल्यू वो स्क्वायर हो जाएगी. सो ये इस फॉर्मूला से जो सम स्क्वायर डिफरेंस आता है, कैन सम स्क्वायर डिफरेंस एवर बी नेगेटिव? क्या सम स्क्वायर डिफरेंस की सबसे कम वैल्यू क्या हो सकती है? कब हो? जब पी और क्यू एग्जैक्टली सेम पैच है. सो आपको अब एक चीज मिल गई, ये फॉर्मूला मिल गया कि अगर कोई भी पैचेस एग्जैक्टली सिमिलर है तो एसएसडी 0 आ जाएगी, या एसएसडी अगर 0 आ गई है तो पैचेस सिमिलर. और जितना 0 से ये दूर होती जा रही है, उतनी उनकी डिससिमिलैरिटी बढ़ती जा रही है. ओके, सो दैट्स सम स्क्वायर डिस्टेंस. ओके, वी हैव वन वे ऑफ कंपेयरिंग टू पैचेस. लेकिन हमने अब ये भी देख लिया कि आप वेटेड सम भी ले सकते हैं चीज़ों का. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पैचेस का जो सेंट्रल पिक्सल है उनका जो डिफरेंस था वो ज़्यादा रखना चाहता हूँ, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहता हूँ. इफ द आउटर पिक्सल्स आर लेस इंपॉर्टेंट फॉर मी, तो मैं उनके डिफरेंस को कम वेट साइन करता हूँ. राइट? सो यू कैन हैव वेटेड डिससिमिलैरिटी एज वेल, जो कि मैं उसको भी एसएसडी कहने लगा. फॉर्मूले मैंने एसएसडी लिखा है बिकॉज दिस इज द डेफिनेशन दैट विल कैरी फॉरवर्ड इन द लेक्चर. और उसमें सिर्फ मैंने ये किया हुआ है कि जो भी आपका आई जे पिक्सल का डिफरेंस आया था स्क्वायर करके, उसको मैंने एक वेट से मल्टीप्लाई किया था. यहां भी आपने वेट से मल्टीप्लाई किया हुआ था. व्हाट वाज द वेट? द वेट वाज 1 over here. All pixels receive the same weight. Here I am saying that for example, अगर मैं Gaussian weights रखता, क्या होता अगर मैं Gaussian weights रखता? I've never explained what Gaussian weights are, but I'm hopeful that you can. Gaussian weights क्या होते, कैसे होते? मीन अब किसे कह रहे हैं? मैं सेंट्रल पिक्सल
central pixel gets the highest weight, and then the immediate neighbors get the second highest weight, then the other neighbors get. तो ये Gaussian weights भी हो सकते थे. उसमें बस फर्क ये पड़ता है कि आप different pixels को different importance assign कर रहे हैं. So this gives you weighted dissimilarity. इसमें कोई confusion तो नहीं, क्योंकि ये चीज़ है जो हम कैरी करेंगे. मैं I will just call it SSD every time, some square difference, but actually it's weighted जो हम यूज़ कर रहे हैं. ओके, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं. हमने टेलर्स अप्रॉक्सीमेशन की, ठीक है. हमने कहा था कि अगर आपके पास कोई फंक्शन, इफ यू नो द वैल्यू एट x एंड यू नो द फर्स्ट डेरिवेटिव एट x and you know the second derivative at x and so on, if you know these things, then I can approximate or I can tell you the value of the function around x, where u is the amount of displacement around x. So f of x plus the displacement equals f of x plus displacement over 1 factorial into first derivative at x plus displacement square over 2 factorial into second derivative at x and so on. ठीक, हमने टू डिमेंशनल टेलर्स अप्रॉक्सीमेशन नहीं देखी थी. हमने वन डिमेंशन में उसको फॉर्मूला सारा 1D फंक्शन के लिए किया था. वी डिड नॉट कवर टेलर्स अप्रॉक्सीमेशन इन हायर डिमेंशंस. सो लेट्स लुक एट अ टेलर अप्रॉक्सीमेशन इन 2 dimensions for a 2-dimensional function. So you have a function f of 2 variables x and y. हम फिर से बिल्कुल वही काम करते हैं. If you know the value of the function at x and y and you know the derivative of the function at xy, but now you have 2 derivatives. In 2 dimensions you have 2 partial derivatives. They will combine, they will form the gradient vector, right? So 1D में जो फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर की जो टर्म थी वो यहाँ तक थी. इधर भी फर्स्ट ऑर्डर की जो टर्म है उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा, एक फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा x डायरेक्शन में, एक फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा y डायरेक्शन में. फर्स्ट डेरिवेटिव x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इन x से मल्टीप्लाई होगा और फर्स्ट डेरिवेटिव y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इन y से मल्टीप्लाई होगा. और हमारी डिस्प्लेसमेंट ये है, x में प्लस u की है, y में प्लस v की है. तो मैं 2 डिमेंशंस में किसी पॉइंट के इर्द गिर्द अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ. सो दैट्स द फर्स्ट ऑर्डर टर्म. सिमिलरली सेकंड ऑर्डर टर्म में डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर, सेकंड डेरिवेटिव 2 फैक्टोरियल प्लस y के अंदर डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर v स्क्वायर 2 फैक्टोरियल सेकंड डेरिवेटिव, बट y में. लेकिन 2 डिमेंशन में मिक्स डेरिवेटिव भी आता है, ये भी उस डेरिवेटिव का हिस्सा है. So the mixed derivative is in x and y, displacement is u and v, and you'll have 2 such terms. इस तरह के आपके पास 2 टर्म, एक दफा x के बाद y करने की, एक दफा y डेरिवेटिव के बाद x डेरिवेटिव करने की. ठीक है, you'll have 2 such terms. तो इसलिए यहाँ 2 आया. एनीवेज, मैंने आपको बहाने से कुछ मैथमेटिक्स करा दी. वी वोंट बी यूजिंग दिस सेकंड ऑर्डर टर्म, वी विल ओनली बी यूजिंग दिस फर्स्ट ऑर्डर इन द लेक्चर. ठीक है, वो आप लोग इतने गौर से सुन रहे थे, मैंने कहा चलो मैं पढ़ा देता हूँ. वी वोंट नीड दिस, बट दिस माइट कम इन हैंडी लेटर सम टाइम. सो हम 2 डिमेंशंस में किसी भी फंक्शन को अप्रॉक्सीमेट करेंगे टेलर्स अप्रॉक्सीमेशन से यूजिंग अ फर्स्ट ऑर्डर टेलर सीरीज अप्रॉक्सीमेशन. ओके, नाउ इस फिगर में यू हैव 2 पैचेस. दैट्स द फर्स्ट पैच, दिस इज द सेकंड पैच. पर बिफोर वी गो टू द पैच, हम पिक्सल पे जाते हैं. एक इमेज है, ये पीछे जो ग्रिड बनी हुई है, और उस इमेज में ये पिक्सल x, y है. मेरे साथ है आप लोग? ये वाला पिक्सल
मैंने x के साथ एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है u और v, ये डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है। अगर मैं x y पे बैठा था और मैं डिस्प्लेस हो गया हूँ u v से, तो मैं कहाँ पे जाऊँगा? मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। ये कौन सा पिक्सल होगा? इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x प्लस यू, y प्लस v, राइट? नाउ आई आस्क यू कि इस इमेज में x, y वाली जगह पे जो इमेज की इंटेंसिटी या कलर पड़ा है उसको मैं कहता हूं I ऑफ x, y। सही? ये जो डिस्प्लेस्ड पिक्सल है इस पे इमेज की इंटेंसिटी कैसे लिखूं? सब लोग एग्री कर रहे हैं? ग्रेट। बस अगर आपको ये नोटेशन की समझ है तो द फॉलोइंग विल बी इजियर टू अंडरस्टैंड। यहाँ मैंने एग्जांपल के लिए 3x3 पैच रखे हैं, बट अगेन यू कुड हैव m/n पैचेस, और यू कुड इवन हैव नॉन रेक्टेंगुलर पैचेस। यानी रेक्टेंगुलर होना भी इनका ज़रूरी नहीं है। यू कुड हैव सर्कुलर पैचेस, यू कुड हैव पैचेस ऑफ आर्बिट्रेरी शेप, एज लॉन्ग एज मैं एक पैच को दूसरे पैच से कंपेयर कर सकता हूँ। जो सम स्क्वायर्ड डिस्टेंस हमने पीछे फॉर्मूला किया था वो हर पिक्सल से देखता है ना, तो इट डजेंट मैटर कि शेप थी क्या उनकी, एज लॉन्ग एज दे हैव द सेम शेप एंड द सेम नंबर ऑफ पिक्सल्स, वो बारी बारी कंपेयर हो जाएंगे रिगार्डलेस ऑफ द आर्बिट्रेरी शेप है। बट हम उसमें कभी जाएंगे नहीं। अक्सर जस्ट यूज 3x3 पैचेस, अक्सर देर जस्ट स्क्वायर पैचेस। In some cases you might have rectangular, but the analysis doesn't change. जो हम करने लगे हैं, nothing will change. अब हमने ये जो पैचेस दो देखे हैं ना, एक पैच दूसरे पैच से डिस्प्लेस हुआ है u, v, इतने पिक्सल से डिस्प्लेस हुआ है। हम करने क्या लगे हैं? हमने इन दो पैचेस का सम स्क्वायर्ड डिस्टेंस निकालना है। ठीक है? I have a patch around pixel xy and I want to find the displacement, the sum square distance from this patch at xy. I will find the sum square distance with another patch जो कि u, v डिस्प्लेस हुआ या वेक्टर d से डिस्प्लेस हुआ। ठीक है? हम इसका फॉर्मूला डिराइव करने लगे। Let's go straight to the formula. अगर मैंने पहले पैच के पिक्सल्स ट्रवर्स करने, जो पहला पैच था मेरा, उसके 3x3 पैच है, it has 9 pixels. I just want to make a loop that goes over all those pixels. वो लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा? रोज में कहाँ से कहाँ तक चलेगा? x, y पिक्सल था, मैंने उसके अराउंड 3x3 पैच को ट्रिवर्स करना है, तो मेरा लूप एक रोज पे होगा, एक कॉलम पे होगा। रोज का लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा? मैं तो x, y पे बैठा हूँ। x, y कौन सा पिक्सल है? इधर भी तो जाना है मैं। It's x, y. No. I want to traverse these 9 pixels. So हमारा इमेज एक्सिस स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। इनफैक्ट हम जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे मैथ में, इम्प्लीमेंटेशन में भी हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है, इसको 0 कह देते हैं, फाइन। यानी दिस वन इज 0, 0, इधर रोज हैं और इधर कॉलम्स हैं।
Oh, so this one is x minus 1, y minus 1. And this one here is y plus 1. Great. तो मैंने जो लूप चलाना है वो रोज में x माइनस 1 से x प्लस 1 तक चलेगा और कॉलम्स में y माइनस 1 से y प्लस 1 तक चलेगा. Great. So all I am doing here is मैंने एक लूप रोज पे लगाया है बट अराउंड x, whatever x was, मैंने x माइनस 1 से x प्लस 1 तक लूप चलाया है और मैंने y माइनस 1 से y प्लस 1 तक लूप चलाया. सही. ओके. उसके बाद ये तो मैंने i of i comma j, my indices are i and j. तो ये कौन से पैच की इमेज इंटेंसिटी वैल्यूज हैं जो xy के अराउंड पैच पड़ा था. ये कौन से पैच की. तो इसमें मैंने वही i और j उठाया जो यहाँ पे i और j था, लेकिन मैंने उसकी डिस्प्लेसमेंट ऐड की है u और v, विच मीन्स कि ये डिस्प्लेस्ड पैच की कॉरस्पॉन्डिंग ij वाली वैल्यू. सो आई हैव द ij वैल्यू at the first patch and the ij value at the patch that was displaced by u comma v. Agreed? Great. अब मैं करूंगा ये. I'm going to play a trick here. ये u और v, ये जो इमेज है, isn't it a two-dimensional function? Right? अगर मुझे इमेज की वैल्यू पता हो i कॉमा j पे, अगर पता हो और मुझसे कोई कहे कि मुझे i कॉमा j के अराउंड वैल्यू चाहिए, तो आई विल यूज टेलर्स अप्रॉक्सीमेशन. तो अब मैं इस एक्सप्रेशन को कि i कॉमा j के करीब एक वैल्यू है फंक्शन i की, तो वो वैल्यू मुझे चाहिए, मैं उसको टेलर सीरीज अप्रॉक्सीमेशन के थ्रू लिखूंगा. अगर वो u और v की वैल्यू बड़ी है तो मेरी अप्रॉक्सीमेशन बहुत बुरी होगी. जितना u और v की वैल्यू छोटी है उतनी अप्रॉक्सीमेशन अच्छी होगी. विच मीन्स कि ये जो भी मैं अब करने लगा हूँ, इट मीन्स कि ये छोटे डिस्टेंसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ज़्यादा दूर के लिए नहीं. So here's the first order Taylor series approximation. Image intensity around ij displaced by u and v is approximately equal to image की value at ij plus displacement in x over 1 factorial times the first derivative in x at ij plus the displacement in y power 1 over 1 factorial multiplied by the first derivative in y direction at I j. बिल्कुल कंसिस्टेंट, हमने जो डेफिनेशन पहले देखी थी वही मैंने यहाँ यूज कर दी. ठीक है. अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैं SST के फॉर्मूले में यहाँ पे जो टर्म लिखी हुई है i प्लस यू जे प्लस वी, उसके अंदर उसको रिप्लेस करने लगा हूँ बाय द टेलर सीरीज अप्रॉक्सीमेशन. व्हाई एम आई डूइंग दिस? आई एम डूइंग दिस बिकॉज यहाँ पे ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना u और v, ये इन ब्रैकेट्स के अंदर छुपी हुई है, फंसी हुई है. ये मेरी इनपुट आर्ग्यूमेंट्स में फंसी हुई है u और v. बट ओवर हियर द u एंड v हैव come out of any input arguments. Input arguments I और J है, लेकिन U और V बाहर आ गए. Do you appreciate the trick that was played here? कि ये डिस्प्ले, अभी मैंने ये भी नहीं बताया मैंने U और V के साथ करना क्या है, लेकिन जो भी करना होगा मेरे पास U और V वो फंक्शन की आर्ग्यूमेंट से बाहर निकल आए हैं. I have it seems I have gained the power to play with U and V now. पहले they were stuck inside these brackets. ठीक है. लेट्स सी के
मैंने अभी तक आपको ना पूरी कहानी नहीं बताई कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। मैं अभी आपको जंगल में घुमाया हुआ है, अभी आप बस जंगल मतलब आप दरख्तों को ही देख रहे हैं, अभी जंगल नहीं आपको नजर आया। थोड़ी थोड़ी देर बाद हम बाहर निकलेंगे, ठीक है। सो जस्ट बेयर विद मी। ओके, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम। सम स्क्वायर डिस्टेंस, अच्छा मैंने एक नोटिस कि मैंने यहाँ पे नोटिस व्हाट आई डन हेयर, एस एस डी ऑफ यू कॉमा वी, ये मैंने क्यों लिख दिया है। सम स्क्वायर डिस्टेंस तो पैचेस में होता था, पी कॉमा क्यू, टू एक पैच होता था पी, एक पैच होता था क्यू, ये मैंने क्या कर दिया, एस एस डी यू कॉमा वी लिख दिया। यस एग्जैक्टली, यानी ये उन दो पैचेस की बात कर रहा है जिनकी डिस्प्लेसमेंट यू और वी, यानी मेरा जो एक्स कॉमा वाई वाला पैच है ना वो फिक्स है, और मैं कह रहा हूँ कि उस पैच के इर्द गिर्द अगर इतना यू कॉमा वी कर दें तो ये एस एस डी आ जाएगी, इतना यू कॉमा वी कर दें तो ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, उसका फॉर्मूला मैं लेके आ रहा हूँ, ठीक है। ग्रेट, ओके, सो एस एस डी between the first patch and a patch displaced by UV. Because corner, so the question is, why are we taking these displacement between two patches, right? Because हमारी corner की definition was if there is no patch that is similar to you in your neighborhood, then you're a corner. So that's why now we're going to look at, दोबारा बताएं। we look at, so हम नेबर्स को देखेंगे, और नेबर ऊपर वाला भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, यानी कुछ डिस्प्लेसमेंट होगी ना। ओके, ओके, सो हमारे पास सम स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन टू पैचेस डिस्प्लेस्ड बाय यूवी कैन बी कंप्यूटेड यूजिंग दिस फॉर्मूला, वेटेड एसएसडी जो पहले से था। मैंने अब सिर्फ पहले वाली टर्म को टेलर सीरीज अप्रॉक्सीमेशन के थ्रू ऐसे लिख लिया, ये सारा पुरानी पिछली स्लाइड वाली चीज़ें। अब यू कैन नोटिस के दिस आई ऑफ आई कॉमा जे कैंसल्स आउट दिस आई ऑफ आई कॉमा जे, दीज टू टर्म्स विल कैंसल आउट। मेरे पास जो बच जाएगा वो वेटेड सम है इन इस तरह की टर्म्स का, ठीक है, जो सिर्फ ये दो बची थी। इसको नोटिस के आई कैन राइट दिस टर्म लाइक दिस, कि मैं u को ऐसे लिखूं, v को ऐसे लिखूं, और फर्स्ट डेरिवेटिव्स ये हैं i और ix और iy, ठीक है। ये डॉट प्रोडक्ट नहीं, 1/2 का मैट्रिक वेक्टर और फिर 2/1 का वेक्टर, ये एक स्केलर वैल्यू आ जाएगी, और जब उसको कंप्यूट करेंगे तो वो ये एग्जैक्टली ये नीचे वाली एक्सप्रेशन आ जाएगी, ये जो लिखी है, करके देख लें आप अभी 1 सेकंड में, राइट। लेकिन ये मैंने यहाँ पे पिक्सल आई जे नहीं लिखा, दैट्स इम्प्लाइड कि पिक्सल आई कॉमा जे की बात हो रही है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है आई जे पे, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है वाई डायरेक्शन में आई जे। ओके, लेकिन ये यू वी जो वेक्टर है इसको तो मैंने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहा था, तो रियली मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का ट्रांसपोज किया हुआ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने वही लिखा है डी ट्रांसपोज, और ये जो वेक्टर है इसको आप ग्रेडियंट वेक्टर नहीं कहते थे जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव्स को ऊपर नीचे लिख लेते थे, और वो फर्स्ट डेरिवेटिव या ग्रेडियंट वेक्टर को लिखने का तरीका था नेबुला ऑपरेटर, आप कहते थे कि हमने इमेज का के ऊपर आई कॉमा जे वाली जगह पे नेबुला ऑपरेटर अप्लाई कर दिया, दैट जस्ट गिव्स यू द ग्रेडियंट वेक्टर आई एक्स आई वाई, सही। तो यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट। अगर है तो मुझे रोक लें, ओके। अब इस स्क्वायर को खोलते हैं, और इस स्क्वायर को मैं
we'll open it using a trick, a convenient trick. मुझे ये बताएं कि ये जो अंदर ब्रैकेट के अंदर टर्म है, ये स्केलर है, वेक्टर है, मैट्रिक्स है, क्या है, इसका साइज क्या है जो ब्रैकेट्स के अंदर टर्म है? डॉट प्रोडक्ट स्केलर होगा, फुल स्टॉप, डॉट प्रोडक्ट स्केलर होगा। और अगर आपको उस पर इफ यू डाउट इट, यहाँ से देख लें, ये है वो डॉट प्रोडक्ट। इफ यू हैव इवन फर्दर डाउट, आप कहें ये स्केलर से तो निकला था सब कुछ। ओके, सो दैट्स अ स्केलर। स्केलर का स्क्वायर तो बड़ा आसान होता है, स्केलर मल्टीप्लाइड बाय स्केलर। सो आई कुड हैव जस्ट रिटन डी ट्रांसपोज नेबुला मल्टीप्लाइड बाय डी ट्रांसपोज नेबुला, है ना, स्केलर है दोनों, दो दफा लिखना। That's the trick that I'm going to play here. अगर मैं स्केलर को ट्रांसपोज कर दूं, doesn't make any difference at all, right? तो मैं कर देता हूं, ठीक है। आप एतराज नहीं कर सकते। स्केलर को ट्रांसपोज करने पे किसको एतराज हो सकता है? बस एक एक्स्ट्रा ऑपरेशन ही लगाया है ना, फाइन, वैल्यू आंसर तो चेंज नहीं होगा, तो मैं कर देता हूं ट्रांसपोज, बिकॉज इट्स कन्वीनियंट फॉर मी लेटर ऑन। ओके, अब इसको खोलते हैं, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। व्हाट विल गेट इज, फर्स्ट वाले ब्रैकेट से तो डी ट्रांसपोज नेबुला आ गया। सेकंड वाला ब्रैकेट जब मैं ओपन करूंगा तो ये ट्रांसपोज की वजह से ये दोनों फ्लिप नहीं हो जाएंगे, ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, राइट। तो जब ये फ्लिप होंगे, मैंने वो फ्लिप करके लिखे हैं, नेबुला या ग्रेडियंट वेक्टर ट्रांसपोज, और डी बाद में आ गया और डी ट्रांसपोज था, वो डी बन जाएगा। ओके, उसके बाद ये जो डी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये यू और वी इसके अंदर पड़ी है कोई वैल्यू, इसका आई जे एक्स वाई इनसे कोई ताल्लुक है? यानी as far as this loop is concerned, d is a constant term. I can take it out of the loop. Nothing to do with x, y, nothing to do with i, j, nothing to do with anything. Constant है, constant multiple है। मैं लूप से बाहर ले आऊँ, तो मैं लूप से बाहर ले आया d ट्रांसपोज, ये वाला d भी कांस्टेंट है, ये भी लूप से बाहर ले आता है। ये मैंने यहां क्यों नहीं लिखा दूसरा डी, डी ट्रांसपोज डी यहां क्यों नहीं लिख दिया, मैं ये बाद में क्यों लिखा हुआ है? सो लेसन फ्रॉम लीनियर अलजेब्रा, वेक्टर अरिथमेटिक इज नॉट लाइक नॉर्मल अरिथमेटिक। अगर ये स्केलर होता, डी अगर स्केलर होता तो मैं सारा एक साइड पे ले जाता, दोनों डीज को या लेफ्ट पे ले जाता, दोनों डीज को राइट पे ले जाता, कोई फर्क नहीं पड़ना था अगर स्केलर होता। दिस इज अ वेक्टर, वेक्टर्स को तो बहुत केयरफुली डील करना पड़ता है। अगर आप सही जगह पे नहीं रखा हो तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, सही तरह से नहीं रखा हो, ट्रांसपोज किया, वो मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो वेक्टर, यू हैव टू बी रियली केयरफुल विद वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस। ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी, आज मैं लेसन दे दिया, आइंदा गलती ना कीजिएगा इफ द कोर्स स्टेज ऑफर्ड। So the lesson is, a vector that is multiplied on the left can only be taken out towards the left. A matrix that is multiplied on the left can only be taken out on the left. A vector or a matrix that is multiplied on the right can only be taken out on the right. ठीक? So be careful. ये मैं आपको बता रहा हूँ, फिर भी आप ये गलतियाँ करेंगे, क्योंकि इतनी वो आदत पक्की हुई होगी स्केलर की कि you'll find it hard to adjust. तो I hope आप adjust जल्दी कर जाएंगे। So ओके, ये डी ट्रांसपोज और डी को हमने लूप से बाहर निकाल दिया, क्योंकि ये कांस्टेंट मल्टीपल से, जो लेफ्ट पे था लेफ्ट पे निकाल दिया, जो राइट पे था राइट पे निकाल दिया। बाकी जो बचा वो ये ब्रैकेट्स के अंदर मैंने लिखा है। लेट्स सी कि ये है क्या जो बचा है। लेट्स स्टार्ट विद कि नेबुला का साइज क्या है। 2 by 1, ग्रेट।
फिर ये अगली टर्म का क्या साइज, क्योंकि ट्रांसपोज हुआ है 1/2, तो ओवरऑल साइज क्या होगा? हाँ, सो यू गेट अ मैट्रिक्स हियर, यू गेट अ मैट्रिक्स हियर। इस मैट्रिक्स के बारे में आप कुछ मुझे बता सकते हैं कैसा होगा ये? दोनों वेक्टर सेम है, आउटर प्रोडक्ट इसे कहते हैं बाय द वे। ये एक ही वेक्टर का आउटर प्रोडक्ट है अपने साथ, ये हमने बैकग्राउंड मैथ में हल्का सा मेंशन किया था आउटर प्रोडक्ट। तो ये एक वेक्टर है ग्रेडियंट वेक्टर, उसका आउटर प्रोडक्ट है लेकिन अपने साथ। यहां पे कर लेते हैं, लेट्स से आई हैव अ वेक्टर ए बी और मैं उसका आउटर प्रोडक्ट लेता हूं किसी और के साथ नहीं, अपने साथ। क्या आंसर्स आएंगे 2/2 रिजल्ट में? क्या आंसर्स आएंगे क्विकली? a² + b²। हाँ, आप लोगों की so first row into first column, that gives you the first answer. First row into second column gives you the second. So the second one is AB. BA, which is AB. BA की बात है। okay. ये क्योंकि स्केलर्स थे इसलिए मैंने ये किया। वेक्टर्स या मैट्रिक्स होते तो मैं ऐसे फ्लिप नहीं कर सकता, वो मल्टीप्लिकेशन कैरी आउट ही नहीं हो सकती, साइजेस एडजस्ट। और एंड पे b²। अब मुझे बता दें ये मैट्रिक्स की कोई प्रॉपर्टी नजर आ रही है आपको? सिमेट्रिक। सो जब भी आप आउटर प्रोडक्ट करेंगे लेकिन अपने साथ, हर आउटर प्रोडक्ट सिमेट्रिक। क्या हर आउटर प्रोडक्ट सिमेट्रिक होगा? नहीं, हर आउटर प्रोडक्ट सिमेट्रिक नहीं होगा। अब मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। लेट्स डू एन आउटर प्रोडक्ट विद अनदर मैट्रिक्स। सॉरी, मैं बस अपनी कंफ्यूजन ये दूर कर लूँ। सो दिस इज AC, AD, BD, BC एंड BD। हाँ, तो सिमेट्रिक नहीं होगा। ओके, सो आउटर प्रोडक्ट क्योंकि अपने साथ था, फॉर श्योर दिस मैट्रिक्स इज गोइंग टू बी सिमेट्रिक। ठीक है। ओके, इसमें अब हो क्या रहा है, मैं यहां पे पिक्सल i, j की बात कर रहा हूं। ये जो ग्रेडियंट वेक्टर है ये पिक्सल i, j पे है। ये जो 2/2 मैट्रिक्स बनेगा ये पिक्सल i, j पे है। मैं इस 2/2 में, तो मेरे पास कितने 2/2 मैट्रिक्स बनेंगे? ये लूप है आपके पास। तो अगर 3/3 था, इनफैक्ट ये तो 3/3 ही है फॉर श्योर, क्योंकि -1 से +1 तक जा रहा है। सो कितने मैट्रिसेस बनेंगे? पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं? नहीं पूछ रहे हैं। दीज आर नहीं 9 मैट्रिसेस इन द लूप। आपके पास x - 1, y - 1 वाले के लिए एक 2/2 मैट्रिक्स आएगा, फिर x - 1, x, y - 1 उसके लिए 2/2 मैट्रिक्स, यानी जितने भी 9 पिक्सल्स थे हर एक के लिए एक 2/2 मैट्रिक्स आएगा। पहले आप पिक्सल वैल्यूज को सम करते थे, 9 पिक्सल वैल्यूज, या आप उनके डिफरेंस लेते थे, स्क्वायर करते थे, उनको सम करते थे 9 चीज़ों को। अब जो आपकी चीज़ें हैं वहाँ पे वो स्केलर्स नहीं है, अब हर जगह पे एक 2/2 मैट्रिक्स है। ये जंप लगा लिया आपने, हर जगह पे आपके पास 9 जगह हैं, यू हैव 9 प्लेसेस, एट एवरी प्लेस यू हैव अ 2/2 मैट्रिक्स। वो बना कैसे? उस जगह के ग्रेडियंट वेक्टर का आउटर प्रोडक्ट। ठीक है। सो कैन यू ऐड 2/2 matrices 9 times, राइट? आपने ऐड किया। कैन यू ऐड देम इन अ वेटेड फैशन? ये जो यहाँ वाला मैट्रिक्स है उसको पहले इस वेट से मल्टीप्लाई, जो सेंट्रल मैट्रिक्स है उसको इस वेट से मल्टीप्लाई करो, एंड सो ऑन। So that's a weighted sum of outer products.
तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। इस पूरे जब ये 9 के 9 ऐड हो जाएंगे, मुझे बताएं रिजल्ट का साइज क्या होगा? इट्स स्टिल अ 2 by 2 फाइनल एड वेटेड समेशन ऑफ 2 by 2 मैट्रिक्स, 2 by 2 उसका सम होगा। उस पूरे सम को मैं ए कह रहा हूं, ठीक है? आई क्या कहूं, बी कह दूं? बट दैट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई? इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आई यूजली गेट स्टक विद नोटेशन के लिए, ये नोटेशन क्यों यूज की है आपने, यहाँ पे हाथी क्यों नहीं लिख दिया? तो ये सवाल मैं इसलिए पूछता हूँ क्योंकि नोटेशन इज इंपॉर्टेंट, नोटेशन शुड बी मीनिंगफुल। हमने ये वेक्टर के लिए डी क्यों यूज किया है? क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अनफॉर्चुनेटली ये ए जस्ट स्टक, आई मीन समवन यूज्ड ए एंड जस्ट स्टक, आई मीन। लेकिन यू कैन यूज एनी, आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। डी को अगर आप चेंज करते हैं तो मुझे थोड़ी सी तकलीफ होती है कि इतना अच्छा वो कॉरस्पॉन्डेंस है डिस्प्लेसमेंट के साथ, लेकिन एक ही नहीं है। आप यहाँ पे हाथी लिख दें, जस्ट कॉल इट हाथी, नो प्रॉब्लम, आई वुड हैव नो प्रॉब्लम। ओके, एसएसडी का साइज क्या था? स्केलर, राइट? तो यहां पे तो 2 by 2 मैट्रिक्स आ गया है, वेक्टर आ गए हैं, ये क्या हो रहा है? तो बन जाएगा, उम्मीद पे हैं आप, चेक कर लें। A into D will be 2 by 1, and then 1 by 2 into 2 by 1, 1 by 1, so everything checks out. So you should always whenever you're dealing with vectors and matrices, always keep checking sizes at every step, again क्योंकि आपको तो matrices की आदत है, सॉरी स्केलर्स की आदत है, उसमें तो ये इश्यूज अराइज ही नहीं होने थे। Whenever you're dealing with matrices and vectors, keep checking for consistency of sizes at every step. ये जैसे ही डी इंट्रोड्यूस हुआ था ना, तब आपको साइजेस देखना शुरू कर देना, ठीक है? ओके, आगे चलते हैं जी। बस हमें ये पता लग गया कि हमारे पास अगर मैं आपको एक पैच दूं किसी जगह पे और मैं आपसे पूछूं कि मुझे सम स्क्वायर डिस्टेंस आपने बताना है इस पैच के साथ, एक ऐसे पैच का जो डी से डिस्प्लेस हुआ, ठीक है? अगर मैं आपको कोई जगह बताऊं x, y और मैं आपसे पूछूं कि मुझे आपने सम स्क्वायर डिस्टेंस बताना है इस पैच का जो x, y पे, एक ऐसे पैच से जो यहाँ से d डिस्प्लेस्ड है, तो उसके लिए आपके पास ये बहुत ही कंसाइज कॉम्पैक्ट फॉर्मूला है डी ट्रांसपोज ए डी, जिसमें ए एक 2 by 2 मैट्रिक्स है जो आउटर प्रोडक्ट्स के वेटेड सम से बना है, सही? और कहाँ के ग्रेडियंट्स हैं इसमें, किस जगह के अराउंड ये ग्रेडियंट्स हैं? x, y के इर्द गिर्द जो 3 by 3 नेबरहुड था x, y के, ये वहाँ की ग्रेडियंट्स हैं। x -1 y -1 वाली जगह पे, फिर अगले जगह पे, अगली जगह पे, अगली जगह पे, राइट? ओके, ये तो मैं कह चुका हूँ कि ये आउटर प्रोडक्ट जो है इसमें x डेरिवेटिव होगा, a स्क्वायर नहीं था आपके पास, a स्क्वायर ए बी, यहाँ भी ए बी और यहाँ बी स्क्वायर, राइट? पिछली स्लाइड में हमने किया, लेकिन ऑल ऑफ दीज आर डेरिवेटिव्स कंप्यूटेड एट i, j। मैं किसी i, j लोकेशन की बात कर रहा हूँ। जब मैं अगले पिक्सल पे जाऊंगा तो उसके ग्रेडियंट्स होंगे और उनका ही आउटर प्रोडक्ट। अगर हम अपने वेट्स, पिछली स्लाइड पे, अगर मैं कहूँ कि मेरे जो वेट्स हैं वो गाउसियन थे, ठीक है,
मुझे गाउसियन वेट्स के साथ एक वेटेड समेशन चाहिए। कंसिडरिंग what we've learned in the last 1, 2, 3, maybe 2 lectures. Considering what we learned in the last 2 lectures, Gaussian convolution क्या करती है? स्मूथ करती है। क्या उस स्मूथिंग प्रोसेस में क्या वो वेटेड सम्स कर रही है? जब वो इमेज को देखती है तो आपके पास इमेज है, इमेज का 3x3 रीजन लेते हैं, उस रीजन पे आप गाउसियन मास्क रखते हैं और वो जो 9 पिक्सल्स है नीचे, उन 9 पिक्सल्स को मैं इन वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। और गाउसियन कन्वोल्यूशन होता क्या है? डॉट प्रोडक्ट नहीं करते आप, इमेज का मास्क के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट करता क्या है? एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई एंड देन ओके, 2 काम हुए यहाँ पे, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई एंड देन साइन। एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई किससे हुए? वेट्स के साथ एंड देन सम। वाज़न्ट इट अ वेटेड सम? मैं उन 9 पिक्सल्स को अगर सिर्फ सम कर देता तो आप कहते हो 9 पिक्सल्स का सम है, तो मैंने उन 9 पिक्सल्स को वेटेड तरीके से सम किया क्योंकि मैं हर पिक्सल को एक वेट से मल्टीप्लाई किया। तो जिसको आप गाउसियन कन्वोल्यूशन कहते थे, दैट वाज अ वेटेड समेशन। और अगर इसमें कोई शक है, गो बैक टू द गाउसियन कन्वोल्यूशन स्लाइड्स, और जब हम कन्वोल्यूशन पूरा सीख रहे थे, कन्वोल्यूशन तो होता ही वेटेड सम। अगर वेट्स गाउसियन है तो आप कहते हैं गाउसियन कन्वोल्यूशन। वेट्स अगर वो डेरिवेटिव वाले हैं तो आप कहते हैं ये डेरिवेटिव फिल्टरिंग हो रही है। तो कन्वोल्यूशन तो हमेशा होता ही वेटेड सम। सो यहाँ पे जहाँ पे हम कहते हैं कि वेटेड समेशन आप कर रहे थे, अगर मैं इस पार्ट को रिप्लेस कर दूँ बाय गाउसियन कन्वोल्यूशन, आपको एतराज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि वो एग्जैक्टली सेम चीज़ है। सिंपल हो या ना हो, सेम जरूरी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब बिल्कुल यही करने लगा। ये मैंने आउटर प्रोडक्ट लिखा है किसी एक जगह पे। ए जो था ये सम ऑफ आउटर प्रोडक्ट्स था, लेकिन वेटेड सम ऑफ आउटर प्रोडक्ट्स, और वेटेड सम गाउसियन मास्क के साथ कन्वॉल्व करके आ सकता, ठीक है। I mean that's a trick that we're going to play here. लेकिन कोई ऐसा ट्रिक भी नहीं है कि मैंने कोई चेंज कर दिया चीज़ को, कुछ चेंज नहीं किया। आप वहाँ कह रहे थे वेटेड सम करना है, और अगर मैं कहूँ कि अच्छा सम आपके गाउसियन थे, तो अगर आप मान लेते हैं कि हाँ जी गाउसियन कर लें यूज़, अगर गाउसियन वेट्स में यूज़ कर सकता हूँ तो फिर मैं ये पूरा जो ऑपरेशन है ये कन्वोल्यूशन के थ्रू कर सकता हूँ। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो मैट्रिक्स ए है 2x2 एट पिक्सल आई कॉमा जे, ये गाउसियन कन्वोल्यूशन से अचीव कर सकता हूँ, जिसके अंदर 3 गाउसियन कन्वोल्यूशंस हो रही हैं, 3 फर्क। मेरे पास गाउसियन वेट्स हैं, जो एक्स डेरिवेटिव वाली इमेज ली मैंने, हर पिक्सल पे एक्स डेरिवेटिव पढ़ा था। पिछले लेक्चर में हमने एज डिटेक्शन जब कर रहे थे तो हमने इमेजेस देखी थी जिनमें हर पिक्सल पे एक्स डेरिवेटिव पढ़ा था। मैं हर एक्स डेरिवेटिव वाले पिक्सल पे जाता हूँ, लेकिन उसको स्क्वायर करके सेव कर लेता हूँ, ठीक है। वो इमेज आ गई, उस इमेज के ऊपर एक गाउसियन कन्वोल्यूशन लगा देता हूँ, ब्लरिंग, और वो गाउसियन कन्वोल्यूशन का जो स्केल है, स्टैंडर्ड डिविएशन, वो मैं रो कह रहा हूँ। पहले हम सिग्मा कहते थे, सिग्मा हम अक्सर यूज करते हैं। अब हम आप कोर्स में देखेंगे, अक्सर जो जब इमेज आपके पास आती है तो आप पहला काम क्या करते हैं? उसको स्मूथ करते हैं, उसमें नॉइज रिमूव करते हैं। तो हमेशा मैं जो सिग्मा है ना, वो स्मूथिंग स्केल है मेरा, हमेशा वो शुरू में
नॉइज़ को रिमूव करने के लिए जो गॉसियन कॉन्वोल्यूशन लगेगी उसके लिए मैंने सिग्मा रिजर्व कर दिया, ठीक है। अगर आपने कोई भी और गॉसियन कॉन्वोल्यूशन लगानी है तो उसके लिए मैं सिग्मा अब वेरिएबल नहीं रख रहा, इसके लिए मैं रो रख रहा। भले इनकी वैल्यूज बराबर हों, आई डोंट केयर, पर मैं कह रहा हूँ वो किसी और के लिए यूज हो रहा था, ये किसी और काम के लिए। So let's call it Gaussian mask with standard deviation rho. इससे मैंने कन्वॉल्व कर दिया। At the end of the day, this represents a weighted summation of ix square की values. कौन से वाला? ये this is a weighted sum, yes. Okay, let's see. ठीक है, अग्रीड। आप कहती हैं कि वेटेड सम ये तो है, सामने नजर आ रहा है क्योंकि सम भी है और वेट भी है, ऑफ कोर्स इट्स अ वेटेड सम, लेकिन ये तो कोई कॉन्वोल्यूशन लगी है। हाउ कैन आई कॉल दिस अ वेटेड सम? ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जब ये कॉन्वोल्यूशन आप करेंगे, लेट्स से कि आपका ये जो गॉसियन मास्क है, फॉर सिंप्लिसिटी लेट्स नहीं, ना लेट मी जस्ट एक्सप्लेन। लेट्स से कि ये जो गॉसियन मास्क है आपका, जैसे मैंने 3/3 एक रखा है जिसमें यहाँ पे कोई वैल्यू है, लेट्स कॉल आई डोंट नो, लेट्स कॉल इट ए, लेट्स कॉल दिस वन बी। गॉसियन सिमेट्रिक होते हैं, ये ए बी ए होगा, लेट्स कॉल दिस सिमेट्रिक का मतलब ये भी बी होगा, सी ये भी बी होगा, ये ए होगा, ये बी होगा, और ये तो आसान हो गया है ना। सिमेट्रिक डिमांड्स के ये ऐसा हो जब तो ये कोई मास्क है, गॉसियन है, और मैंने जब इमेज को कन्वॉल्व किया तो इमेज, मेरी जो इमेज थी असल में उसमें ये वैल्यूज़ पड़ी थी हर जगह पे आई एक्स का स्क्वायर, पर आई डोंट केयर क्या पड़ा था, कोई इमेज थी, ठीक है। जब ये मास्क उस पर अप्लाई होगा, मैं इस वक्त इमेज के किसी एक हिस्से की बात कर रहा हूं जिसके ऊपर अभी पड़ा है मास्क। ये वाला ए से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला बी से होगा, ये ए से होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। पर कॉन्क्लूजन का अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया, मैं अभी सिर्फ एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई किया, मैंने सिर्फ एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई। ये वाला कौन से ए, कैपिटल ए की बात कर रहे हैं? नो 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 नो, मैं सो ओके, मैं ये वाला स्टेप अभी डिस्क्राइब कर रहा हूँ, सिर्फ ये वाला, ओके लेकिन अभी ये हुआ नहीं है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। आई एक्स स्क्वेयर वाली जो इमेज थी, लेट मी से कि ये आई एक्स स्क्वेयर वाली इमेज का कोई सर्टन 3/3 हिस्सा है, कोई एक, और उसके ऊपर फिलहाल मैंने ये मास्क रखा है। जब मैंने ये मास्क इधर रखा है तो a will multiply with this, b will multiply with this, a will multiply with this, मैंने बस मल्टीप्लाई कर दिया, यानी वेट्स अप्लाई कर दिए, सम तो नहीं किया ना। पर कन्वोल्यूशन क्या करती है, वेटेड डॉट प्रोडक्ट वो सम भी करती है, यानी ये मास्क इन सारों से मल्टीप्लाई होगा और इन मल्टीप्लाइड वैल्यूज का फिर मैं सम लूंगा, एक नंबर आएगा मेरे पास। So that's a weighted sum. Wait, if you know that, that's a weighted sum. Okay. ये वाली ओके मैं तो उसमें फिलहाल एक की बात करता, लेकिन यस no, incorrect. So this is a weighted sum here, this thing here is a weighted sum. Okay, इस तरह चलते हैं, yes no करके चलते हैं।
इज दिस अ वेटेड सम? ओके, आप कहती हैं कि ये वेटेड सम नहीं है। ओके, इधर भी जब हम कर रहे हैं, इधर भी जब हम कर रहे हैं, multiplying the weights with what? Is it a scalar value? So you're multiplying the weights with the 2 by 2 matrix. ठीक? You're multiplying the weight with the 2 by 2 matrix, which means ये weight multiply होगा x वाले derivative के square से. Exactly. हाँ, right? यानी ये जो matrix लिखा हुआ है, इसने अभी weight से multiply होना होगा. यस यस, हाँ हाँ बिल्कुल, ये हर पिक्सल का अपना ए बनेगा 2 by 2. These outer products will add up in a weighted way and will call the sum as A. This is the only addition. ये जो 9 पिक्सल्स पे एडिशन हो रही है, सो इस इधर आते हैं. हाँ, सो ये x, y था, ये 9 पिक्सल्स आ गए. इस पिक्सल पे जब मैं गया पहले वाले पे, इधर कोई ग्रेडियंट वेक्टर था, इस पिक्सल के अपना ग्रेडियंट वेक्टर, उसका आउटर प्रोडक्ट लिया, 2 by 2 मैट्रिक्स आया, वेट से मल्टीप्लाई किया, फिर अगले पिक्सल का आउटर प्रोडक्ट लिया अपने एक ग्रेड. यस, ठीक है. तो इट्स अ वेटेड सम ऑफ 2 by 2 मैट्रिसेस. और मैं सिर्फ यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि द वेटेड सम ऑफ 2 by 2 मैट्रिसेस कैन ऑल्सो बी कंप्यूटेड यूजिंग गॉसियन कन्वोल्यूशन, क्योंकि गॉसियन कन्वोल्यूशन या कन्वोल्यूशन ऑल्सो रिप्रेजेंट्स, ऑल्सो कंप्यूट्स वेटेड सम्स. ठीक, यहां पे सिंगल वैल्यू है. यस, ये जो वैल्यू लिखी हुई आई एक्स स्क्वायर, ये एक इमेज थी, आई एक्स स्क्वायर पड़े थे उसके अंदर. मैंने उस इमेज के ऊपर एक जी रो वाला कर्नल अप्लाई कर दिया गॉसियन कन्वोल्यूशन. फिर मैं एक और इमेज बनाई आई एक्स और आई वाई, जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स में मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट डेरिवेटिव वाई में एक नंबर ही आएगा तब. हर पिक्सल पे प्रोडक्ट पड़ा, उसको भी मैंने उसी कर्नल से कन्वर्ट कर दिया. ये तो फिर से वही आंसर है, सिमेट्रिक. और यहाँ पे मैंने आई वाई वाले जो डेरिवेटिव्स हैं उनको लिया, स्क्वायर किया. रिमेंबर, ये सेकंड डेरिवेटिव्स नहीं है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव्स के स्क्वायर्स देखे और उसको कन्वॉल्व कर दिया. मेरे पास 3 इमेजेस आ गई, मेरे पास 3 कन्वॉल्व्ड इमेजेस आ गई. मैं हर पिक्सल पे जाता हूँ, एक पहली इमेज से एक वैल्यू उठाता हूँ, दूसरी इमेज से कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू उठाता हूँ, तीसरी इमेज से कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू उठाता हूँ और उस पिक्सल का स्ट्रक्चर टेंसर बन जाता है. ठीक. मैंने नाम पहले ले लिया. ये जो 2 by 2 मैट्रिक्स, सॉरी, हाँ, ये जो मैट्रिक्स हमने बनाया है ना, वेटेड सम ऑफ आउटर प्रोडक्ट्स ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको स्ट्रक्चर टेंसर कहते हैं. अब नाम थोड़ा फैंसी है, लेकिन दैट्स ऑल इट इज, जस्ट फैंसी. टेंसर अरे को कहते हैं. आपका सोलमी, आपका जो स्केलर होता है, स्केलर होता है, वेक्टर होता है, मैट्रिक्स, 2D कह लें, 2D मैट्रिक्स, 3D मैट्रिक्स. वेक्टर को अगर मैंने इंडेक्स करना है, इसकी वैल्यूज को, हाउ मेनी इंडिसेस डू आई नीड? अगर मैंने वेक्टर की हर वैल्यू पे पहुंचना है बारी बारी, हाउ मेनी इंडिसेस डू आई नीड? नहीं, इंडेक्स की वैल्यूज तो होंगी 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, पर मुझे कितने वेरिएबल चाहिए? 1 वेरिएबल, आई फॉर एग्जाम्पल, आई इक्वल्स 0 पहला इंडेक्स, आई इक्वल्स 1, आई इक्वल्स, सो आई नीड 1 इंडेक्स टू ट्रवर्स दिस वेक्टर.
इसलिए आप वेक्टर को कहते हैं कि इट्स अ टेंजर ऑफ ऑर्डर 1 बिकॉज यू नीड 1 इंडेक्स। मैं को टेंजर की डेफिनेशन बता रहा हूँ कि टेंजर किसे कहते हैं। अ स्केलर इज अ टेंजर of order 0 because the value is there, you don't need to index anything। टू डिमेंशनल मैट्रिक्स में आपको एक रोज का इंडेक्स चाहिए, एक कॉलम्स का इंडेक्स चाहिए। नो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कितने इंडेक्स चाहिए? रोज के लिए एक, कॉलम्स के लिए दो, जो मर्जी साइज था उसका, स्क्वायर था, रेक्टेंगुलर था, 3D मैट्रिक्स में किसी भी जगह पे पहुंचने के लिए, विद इन द 3D मैट्रिक्स किसी भी वैल्यू पे पहुंचने के लिए, हाउ मेनी इंडिसेस डू यू नीड? इट्स अ टेंजर ऑफ ऑर्डर 3 एंड सो ऑन। सो टेंजर इज जस्ट अ फैंसी वे ऑफ सेइंग मल्टी डिमेंशनल मैट्रिक्स, जिसकी डिमेंशन 0 भी हो सकती है। डिमेंशन असल में ये जिसको टेंजर ऑफ ऑर्डर कह रहा हूँ, ये डिमेंशन है, नंबर ऑफ डिमेंशन। स्केलर इज डिमेंशनलेस, vector has one dimension, matrix array या matrix has 2 dimensions, 3D matrix has। तो अक्सर टेंजर तब लाते हैं ज्यादातर जब आप 2D से आगे चले जाते हैं, ठीक है। तो साइंसदानों ने अपनी जो है ना अपने ईगो बूस्ट करने के लिए फैंसी टर्म्स रखी होती हैं। लेकिन टेक्निकली ऑल ऑफ दीज आर टेंजर्स। तो हमारे पास असल में तो 2D मैट्रिक्स ही था, उसको हमने टेंजर कह दिया। नहीं, इट्स जस्ट अ मेथड, इट्स जस्ट अ नेम। ओके, यस यस, कि आप फर्स्ट डेरिवेटिव्स की एक इमेज बनाएंगे, उसकी हर जगह पे स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद आप गॉसियन कॉन्वोल्यूशन लगा देंगे और ये 3 डिफरेंट इमेजेस। सो इसको टेंजर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये असल में 2D मैट्रिक्स था। यू कुड हैव जस्ट एज वेल कॉल्ड इट स्ट्रक्चर एरे, स्ट्रक्चर मैट्रिक्स, बट टेंजर जस्ट मेक्स इट सीम कि आप कितने बड़े साइंसदान हैं, राइट। तो अगर आपने शो मारनी है तो टेंजर टेंजर कहते हैं। स्केलर्स के लिए भी टेंजर टेंजर कहना शुरू करते हैं ताकि लोग आपसे इंप्रेस हो जाएं। सो एक टेंजर इसलिए कहते हैं कि ये एरे है, 2D मैट्रिक्स है, और स्ट्रक्चर इसलिए है कहते हैं क्योंकि इन 3 नंबर्स में जिनसे ये स्ट्रक्चर टेंजर बनता है, उस पिक्सल के बारे में these 3 values hold a lot of information। मैंने what I've achieved right, थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कैसे, what we have achieved right now is कि जिस पिक्सल के लिए ये एक कंप्यूट हुआ था, उस पिक्सल के इर्द गिर्द जो रीजन है, उसका स्ट्रक्चर, उसका बिहेवियर, वो इन 3 नंबर्स के अंदर छुपा हुआ है। The structure of the region around that pixel is hidden inside A. That's why they call it the structure tensor. So, a structure tensor it plays a very important role for corner detection. It plays a very important role in other areas of computer vision as well. अगर ये कोर्स चलता रहा तो we will encounter the structure tensor again and maybe again and again. ठीक है? तो जस्ट रिमेंबर ये स्ट्रक्चर टेंसर क्या चीज़ थी, ये बाद में आएगा। यस, आई एक्स मल्टीप्लाइड बाय आई वाई। यस, पिक्चर आ गई। अगर मैं किसी एक पिक्सल की बात करता हूँ, मैंने उस पिक्सल के लिए इन तीनों पिक्चर्स की वैल्यूज ले आता हूँ उस पिक्सल के लिए, तो मैं ये स्ट्रक्चर टेंसर बना दूंगा। स्ट्रक्चर टेंसर में तो 3 नंबर चाहिए ना आपको, सिमेट्रिक है, तो मैं उन 3 नंबर्स की बात कर रहा हूँ कि उस पिक्सल का जो स्ट्रक्चर टेंसर था ना,
वो उन इमेजेस में से एक पिक्सल वही वाला दूसरी इमेज में से वही वाला तीसरी इमेज, एंड यू गेट दिस स्ट्रक्चर टेंसर दीज जी। ये 2x2 है एक पिक्सल के लिए, हर पिक्सल का अपना होगा। ये हो रही है, यू कैन सी इट हियर, ये हो रही है रिपीट। एंड दिस कंटेन्स वेरी रिच स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पिक्सल। ओके, हमने बैकग्राउंड कवर कर लिया, हमने स्ट्रक्चर टेंसर तक पहुंच गए, ये बड़ा ज़रूरी था। अब देखते हैं कि हम कॉर्नर डिटेक्शन कैसे कर सकते हैं बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर टेंसर। बेसिक आइडिया ये है कि अगर मैं पिक्सल x, y पे बैठा और मैंने फैसला करना है कि पिक्सल x, y कॉर्नर है या नहीं, तो एज वी डिस्कस्ड अर्लियर कि सिर्फ पिक्सल x, y को देख के अलोन, सिर्फ x, y को देख रहा हूँ और कुछ चीज़ को नहीं देख रहा, तो मैं बता ही नहीं सकता कि ये एज हो सकता है, ये कॉर्नर हो सकता है, कुछ हो सकता है कि नहीं। आई हैव टू लुक एट द रीजन सराउंडिंग, एंड दैट्स वेयर द स्ट्रक्चर टेंसर कम्स इन। स्ट्रक्चर टेंसर उसकी नेबरहुड को देख के बनता है ना। सो बेसिक आइडिया ये है, टू फाइंड इफ पिक्सल x, y इज अ कॉर्नर, फर्स्ट फाइंड द डायरेक्शन in which patches become most dissimilar. Take a second to digest this sentence. Let's go to the first image that I showed you, the first figure. इसकी बात करते हैं। इसमें कौन सी डायरेक्शन है जिसमें पैचेस सबसे ज़्यादा सिमिलर है? वो कौन सी डायरेक्शन? वर्टिकल एक्स। वो कौन सी डायरेक्शन है जिसमें पैचेस सबसे ज़्यादा डिससिमिलर है? हॉरिजॉन्टल, ये वाली डायरेक्शन। तो जो भी वहाँ जुमला लिखा हुआ था ना, वो जुमला ये कह रहा था कि ये रेड पैच के इर्द गिर्द आपने वो डायरेक्शन पहले ढूंढनी है जिसमें पैचेस सबसे ज़्यादा डिससिमिलर है। ठीक, यानी अब जो भी हम सवाल जो हमने पूछा है ना, वो सवाल समझना है, सोल्यूशन बाद में देखते हैं। सवाल समझ, नोइंग द क्वेश्चन इज हाफ द सोल्यूशन। वैसे लोग एग्जाम में भी वो सवाल केयरलेसली पढ़ के फटाफट आंसर लिखना शुरू कर देते हैं, 4 पेज लिख देते हैं, उन्होंने सवाल नहीं समझा होता। सो अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन इज हाफ द सोल्यूशन। सवाल ये है, किसी भी पिक्सल पे वी वांट टू फाइंड वो वाली डायरेक्शन जिसमें पैचेस सबसे ज़्यादा डिससिमिलर हो, कि अगर मैं वहाँ पे पैचेस उठाता, अगर उनका सम स्क्वायर डिफरेंस कंप्यूट करता, तो सबसे ज़्यादा फर्क उस डायरेक्शन में आता। मुझे वो डायरेक्शन की तलाश है। इस इमेज में वो डायरेक्शन प्रॉब्ली ये वाली है, इस इमेज में वो डायरेक्शन प्रॉब्ली ये वाली है, इस इमेज में वो डायरेक्शन कौन सी? We can't say, है ना? Or maybe we can. I mean, some seems इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहा। शायद थोड़ा सोचें तो आंसर निकल आए। मे बी दिस, हाँ ये एक्चुअली अगर तो मेरी डायरेक्शन सिर्फ इस वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ही देख सकता, अगर सिर्फ ये कंस्ट्रेंट होती कि आप सिर्फ ऐसे और ऐसे देख सकते हैं, तो बोथ डायरेक्शंस आर इक्वली डिससिमिलर। क्योंकि इधर देखता हूं तो व्हाइट पिक्सल, इधर देखता हूं तो आधा ग्रे, इधर देखता हूं तो व्हाइट पिक्सल, इधर देखता हूं तो आधा ग्रे। बोथ डायरेक्शंस आर इक्वली डिससिमिलर। लेकिन मैंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना कि मैं सिर्फ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल देख सकता हूँ। मैं जरा कंटिन्यूस डोमेन में जाने लगा हूँ। मैं कहता हूँ, जो आप कहते हैं डायरेक्शन, तो डायरेक्शन तो 0 से 360 डिग्री होती है। तो मैं वो 0 से 360 डिग्री वाली डायरेक्शन में कोई भी वेक्टर ढूंढना चाहूँ, मे बी इट्स दिस वन। वो कंप्यूट करेंगे तो पता लगेगा।
हो सकता है ये वाली ज़्यादा डिसिमिलर हो सकता है सबसे ज़्यादा, पर आप सवाल समझ गए कि आई वॉन्ट टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी, कि किस तरफ को डिस्प्लेस्ड डी आप पैच उठाते जो सबसे ज़्यादा डिसिमिलर होता। ग्रेट, लेट्स गो बैक। I want to find the direction in which the first patch, कौन सा फर्स्ट पैच है जो x, y पे पड़ा। दूसरा पैच मुझे नहीं पता, मैं कहता हूँ वो कौन सी डायरेक्शन है जिसमें डिस्प्लेस करके रखता तो सबसे डिसिमिलर आता। ओके, सो वी इन सर्च ऑफ अ डायरेक्शन डी जिसको हम किसी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं uv। मुझे नहीं पता ये क्या है, ये मैंने ढूंढना है, पर उस पर कंस्ट्रेंट ये है, मैं डी उसको कहूँगा जो सम स्क्वायर डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करती हो। हमने डिसिमिलर कहा था, मोस्ट अभी वही तो हम करने लगे। वी डोंट नो, ऑल वी नो इज कि मैं पिक्सल x, y पे बैठा हूँ, दैट्स ऑल आई नो। ऑल आई नो इज पिक्सल x, y पे इमेज कैसी है, स्ट्रक्चर टेंसर्स आ सकते हैं, सब कुछ आ जाएगा, दैट्स ऑल आई नो। ऑल आई हैव इज माय इमेज। इमेज से मैं आई एक्स स्क्वायर निकाल लूँगा, आई वाई स्क्वायर निकाल लूँगा, आई एक्स इंटू आई वाई, ये सब कुछ मैं निकाल लूँगा। आपने मुझे इमेज दी, इसका मतलब मैं स्ट्रक्चर टेंसर भी निकाल लूँगा, दैट्स ऑल आई हैव। मुझे नहीं पता कौन सी तरफ डिस्प्लेस करूँ तो दूसरा पैच आएगा तो एस एस डी निकालूँ और फिर हर एक के पैच वो सम स्क्वायर डिस्टेंस कंप्यूट करता रहूँ, पर आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। मैं हर एक में जाके एस एस डी कंप्यूट नहीं करूँगा। we're in search of a direction uv जिसमें x, y पिक्सल का जो पैच है उससे सम स्क्वायर डिस्टेंस किसी डिस्प्लेस्ड पैच का सबसे ज्यादा आता है। मैथ की जुबान में इसको ऐसे लिखें, मेरे साथ रहिएगा। द बेस्ट डायरेक्शन, द ऑप्टिमल डिस्प्लेसमेंट d स्टार इज द वन, जो ये मेरा फंक्शन है d ट्रांसपोज ए डी। इनफैक्ट मैं इसको लिख लेता हूँ कि इसको आप इसको ऐसे देखें कि इट्स अ फंक्शन ऑफ माय डिस्प्लेसमेंट, इट्स अ फंक्शन ऑफ माय डायरेक्शन। नहीं, ये चीज इट इज अ फंक्शन ऑफ माय डायरेक्शन। तो मैं इस फंक्शन की एक आर्ग्यूमेंट, इस फंक्शन की आर्ग्यूमेंट डी है ना, तो आई वॉन्ट टू फाइंड दैट आर्ग्यूमेंट विच maximizes, I want to find that argument that maximizes the value of this function। क्योंकि ये फंक्शन d ट्रांसपोज ए डी जो लिखा हुआ है ये सम स्क्वायर डिस्टेंस नहीं होता था d वाली डायरेक्शन में। तो अभी हम सोल्यूशन नहीं देख रहे, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि जो हमने सवाल उठाया था अंग्रेजी में, क्या वो सवाल यहाँ पे मैथमेटिक्स में हमने लिख लिया कि नहीं लिखा। ये बहुत क्रूशियल स्टेप था, क्योंकि ये हमें बता दिया जाता है तो हम खुद कभी सोचते नहीं है कि ये किसी अंग्रेजी जुमले की ट्रांसलेशन थी मैथ की जुबान में। मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज, लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन दिस। मैथमेटिक्स is a language, just like English, Urdu, Hindi, Farsi, just like C++, just like Java, Python, whatever. Mathematics is a language. You have to view mathematics this way. आपने अपनी इंग्लिश के एक सेंटेंस को ट्रांसलेट किया मैथ के सेंटेंस। डू यू अग्री कि ये वही बात कह रहा है? मुझे एक बेस्ट डायरेक्शन दी वो होगी जो मेरे सम स्क्वायर डिस्टेंस वाले फंक्शन को मैक्सिमाइज करती है। ठीक है, एक कंस्ट्रेंट लेकिन मैंने लगा दिया। सो दिस मीन्स सच दैट, कभी कभी इसको सब्जेक्ट टू भी कह देते हैं, और सच दैट मैं इसको सच दैट ही ट्रीट करता हूं। सो देयर इज अ कंस्ट्रेंट, I am not interested in the actual displacement. I am actually interested in कि वो डायरेक्शन क्या था। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ किस डायरेक्शन में
पैचेस सबसे ज़्यादा फर्क था। ठीक है, अगर मैं डायरेक्शन में इंटरेस्टेड हूँ तो मुझे डी के मैग्नीट्यूड से फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट अगर मैं डी का मैग्नीट्यूड 1 ना रखूं तो ये आर्ट मैक्स का आंसर ही कोई नहीं निकलना, ट्रिवियल सोल्यूशन निकलेगी। फिर फॉर एग्जांपल आप मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, है ना, तो डी की वैल्यूज बड़ी कर दें, क्योंकि ये डी ट्रांसपोज ए डी है, विच मीन्स डी ने इवेंचुअली अपने आप से मल्टीप्लाई हो जाना है ना, स्क्वायर हो जाएंगी इसकी वैल्यू इवेंचुअली। तो डी के अंदर मैं बड़े बड़े नंबर डालने लगता, आप मुझे कोई डी देते, मैं उसमें +10 कर देता, और जो भी आपने आंसर दिया था कि ये बेस्ट डी है, मैं कहता हूँ ये देखो मैं तुम्हें एक और डी दे दिया, उसका और भी बड़ा आंसर है। फिर इफरान आते हैं, ये कहते हैं मैं, आप मुझे ये डी कहते हैं, ये +100 कर देते हैं मेरे वाले डी वेक्टर में। तो ये तो ट्रिवियल सोल्यूशन हो जाएगी कि डी के अंदर इन्फिनिटली लार्ज वैल्यूज करते हैं, है ना। तो उस ट्रिवियल सोल्यूशन को अवॉइड करने के लिए हम इस मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, कंस्ट्रेंड मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में लिया। कंस्ट्रेंड मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम आपने टेक होम क्विज 1 में किया हो गया था सबसे करीब। फिर सबमिट क्या किया या किया ही नहीं? तो अभी आप लोगों को क्लियर है या नहीं क्लियर? उसका सोल्यूशन सेशन एक रख लिया, उसका सोल्यूशन सेशन रख लिया। वेल मैं पूरा लेक्चर ये अस्यूम करके बनाया हुआ है कि वो तो सब समझ गए होंगे, लेकिन चलें देख लेते। इतना आप समझ गए कि जो ट्रिवियल सोल्यूशन है, क्योंकि मैक्सिमाइज कर रहा हूँ, तो ट्रिवियल सोल्यूशन तो आएगी डी के अंदर इन्फिनिटली लार्ज वैल्यूज डाल दें। उसको अवॉइड करने के लिए मैं डी को कंस्ट्रेन कर रहा हूँ कि नहीं, डी का मैग्नीट्यूड में 1 से बड़ा 1 ही होना चाहिए। उससे ये है कि इसमें इन्फिनिटली बड़ी वैल्यूज नहीं आ सकती। अगर मैं 10 भी कह देता तब भी इन्फिनिटली बड़ी वैल्यूज नहीं आ सकती। तो यहाँ 10 आप लाना चाहें ला सकते हैं, तो यूजुअली कन्वीनियंस के लिए हम मैग्नीट्यूड 1 रख देते हैं कि वो ट्रूली एक डायरेक्शन वेक्टर हो। अक्सर हम डायरेक्शन वेक्टर्स उन्हें कहते हैं जिनका नॉर्म 1 होता है, लेंथ 1 होती है, कि वो बस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, वो साइज को रिप्रेजेंट नहीं करते। ठीक है, तो ये मेरी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। दिस इज अ कंस्ट्रेंड मैक्सिमाइजेशन, इट्स अ कंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, जो कि लैग्रांज मल्टीप्लायर्स के तरीके से सॉल्व होती है। ठीक है, और नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां से जो डी स्टार निकलेगा इस ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने से, उस पर कोई कैद नहीं है। अब ये हमने एक मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, इस डी स्टार के ऊपर कोई कैद नहीं है अब कि वो इंटीजर्स निकले। डू यू एग्री? डी स्टार के जो कंपोनेंट्स निकलेंगे, मैथ की आपने ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में भेजा, उधर से जो आंसर निकला पे ये तो कोई कंस्ट्रेंट नहीं है आपके वो आंसर इंटीजर निकले। इनफैक्ट 100% ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज निकले, और एंड डी स्टार कैन पॉइंट इन एनी डायरेक्शन, एनी डायरेक्शन। डी का मैग्नीट्यूड, डी की लेंथ लिखी है यहाँ पे, डी नहीं लिखा हुआ, डी की लेंथ है, सो द लेंथ ऑफ डी मस्ट बी 1। No, you could have a length 1 vector in, so मैं इधर इस पे ड्रॉ करता हूँ, you could have a length 1 vector in this direction. Do you agree? You could have a length 1 vector in this direction. Agreed? हाँ, ये सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर। So you could have length 1 vectors over the whole unit. बिल्कुल बिल्कुल, दे कैन नॉट गो फार, यस जी। डी का मैग्नीट्यूड मैंने 1 कर दिया, डी आगे दूर नहीं हो सकता। ठीक है, बिकॉज इवेंचुअली इट विल टर्न आउट आई वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग दैट पैच, आई वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन एक्चुअली गोइंग टू दैट पैच, आई वॉज नेवर इंटरेस्टेड।
शुरू में मैंने यही शो किया है कि दो पैच हैं, एक यूवी से डिस्प्लेस हुआ है, मुझे एक्चुअली उनके पिक्सल्स चाहिए, मुझे एक्चुअली उनमें माइनस करना है, स्क्वायर करना है, वेटेड सम करना है। दैट वाज ऑल अनट्रू। असल मेरा मकसद ये था ही नहीं। असल मकसद मेरा सिर्फ ये डायरेक्शन फाइंड करना था कि अगर मैं उस डायरेक्शन में जाऊं और अगर कोई पैच उठाऊं वहां पे, चाहे करीब चाहे थोड़ा दूर चाहे और दूर, तो उस डायरेक्शन से ज़्यादा डिसिमिलर किसी भी डायरेक्शन के पैचेस होते हैं। मैं कभी भी उस डायरेक्शन में जाऊंगा भी नहीं, मैं पैचेस उठाऊंगा भी नहीं, मैं उनका सम स्क्वायर डिफरेंस कंप्यूट करूंगा भी नहीं। मुझे सिर्फ डी चाहिए था और वो मैं मैथमेटिकली कंप्यूट कर दूंगा कि ये है वो डायरेक्शन जिसमें सबसे ज़्यादा डिसिमिलर होंगे। आपने अब चेक करना है, कर लेंगे, और ये वो डायरेक्शन। ठीक है, तो वो मैंने ये प्रॉब्लम सेटअप कर लिया कि दैट्स द कंस्ट्रेंट मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम दैट विल गिव मी डी। अब मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता, लेकिन हम सोल्यूशन सेशन जब डिस्कस करेंगे तो हम ये प्रॉब्लम भी साथ डिस्कस करेंगे। अगर वो समझ आ गई तो ये तो मतलब क्विज का सोल्यूशन यही तो सॉल्व करवा रहा था आपसे। यही है वो प्रॉब्लम जो क्विज सॉल्व करवाता था। इज इट? यही प्रॉब्लम आइगन वेक्टर जिसका निकलता है। सो लेट्स बोरो दैट सोल्यूशन, रिगार्डलेस का आपको समझ आई नहीं आई, वहां पे यही लिखा हुआ था कि इस तरह की जो कंस्ट्रेंट मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है जिसपे ये क्वाड्रेटिक फॉर्म, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म कहते हैं क्योंकि इसमें डी से मल्टीप्लाई हो रहा है, स्क्वायर की तरह हो रहा है, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म कहते हैं। तो डी ट्रांसपोज ए डी वाली जो टर्म है, अगर इसको मैक्सिमाइज करना है वो डी, लेकिन उसका लेंथ 1 होनी चाहिए। इसकी जो सोल्यूशन है वो ये है कि डी स्टार शुड बी द आइगन वेक्टर ऑफ ए। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर होता है, आइगन वेक्टर सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के होते हैं। डी स्टार शुड बी द आइगन वेक्टर ऑफ ए कॉरेस्पॉन्डिंग टू द लार्जर आइगन वैल्यू। कितनी आइगन वैल्यूज हो सकती हैं ए की? इट्स अ 2x2 मैट्रिक्स। लीनियर अलजेब्रा ठीक नहीं है, आप लोगों को रिवाइज करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है कंप्यूटर विजन में रहने के लिए, क्रूशियल, डीप लर्निंग में भी, स्पेशली कंप्यूटर विजन। एनीवेज, वुड आई डू रिकमेंड कि आप अपना डीप लीनियर अलजेब्रा जो है ना, किसी भी लीनियर अलजेब्रा की किताब के जो पीछे इंडेक्स या किसी भी कंप्यूटर विजन की किताब के इंडेक्स में देखें, हमेशा एक एलए का बैकग्राउंड दिया होता है क्योंकि वो समझना ज़रूरी है फॉर लर्निंग एनीथिंग। एनीवेज, ए एक 2x2 मैट्रिक्स है, इसकी मैक्सिमम 2 आइगन वेक्टर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 डिफरेंट आइगन वैल्यूज हो सकती हैं, एक छोटी है और एक बड़ी है। जो भी बड़ी आइगन वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है, डी स्टार विल बी दैट डायरेक्शन। और आइगन वेक्टर्स आपको जो पॉपुलर जब मतलब पाइथन में अगर आप आइगन वेक्टर कंप्यूट करेंगे, मैटलैब में किसी भी लाइब्रेरी को यूज़ करके अगर आप आइगन वेक्टर्स कंप्यूट करेंगे, तो उन्होंने पहले ही इंश्योर किया होता है, अक्सर लाइब्रेरी, ऑलमोस्ट ऑल लाइब्रेरीज ने, कि आइगन वेक्टर लेंथ 1 का ही देते हैं। आइगन वेक्टर नॉर्मलाइज्ड होता है, लेंथ 1 का होता है, तो जो भी रिटर्न होगा वो मेरे डी स्टार बनेगा क्योंकि हमारी कंडीशन थी डी की लेंथ 1 होनी चाहिए। ठीक है, सो डी स्टार यानी ये तो सारे वो हो गया ना, हमने प्रॉब्लम सेटअप की, मैथ्स एक लैंग्वेज है और पता नहीं क्या, एंड पे निकला क्या? इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से सोचें। अगर आपको स्लाइड में कुछ भी समझ नहीं लगा, नो प्रॉब्लम, इम्प्लीमेंटेशन का सोचें। आप किसी पिक्सल पे ए कंप्यूट कर सकते थे 2x2 मैट्रिक्स। डी स्टार इज द डायरेक्शन जो उस ए का आइगन वेक्टर है कॉरस्पॉन्डिंग टू द लार्जर आइगन। ठीक है, हाँ, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपने प्रूव करना है कि उस डायरेक्शन में, यही तो हम इसी के पीछे तो चले थे कि सम स्क्वायर डिफरेंस क्या आना था उन पैचेस का, और मैंने बगैर सम स्क्वायर डिफरेंस कंप्यूट किए सम स्क्वायर डिफरेंस आपको देने लगा। मैं आपको पहले ही कहने लगा कि अगर आपने एक्स पे पैच रखा होता और डी वाली डायरेक्शन में, लार्जर आइगन वेक्टर वाली डायरेक्शन में अगर आपने पैच अगर रखा होता, दूसरा एसएसडी अगर कंप्यूट की होती, वो एसएसडी मैं आपको पहले ही बताने लगा, वो उस लार्जर आइगन वैल्यू के बराबर आती थी।
ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, और ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, यू हैव टू प्रूव दिस। डेंस है, हाँ, मैथमेटिकली थोड़ी डेंस है। ये once you're over your fear of mathematics and your fear of this slide, this solution is staring you in the face. ये जो prove it मैंने लिखा हुआ है, staring you in the face, कि बस वो डर एक बार खत्म करना है। मे भी आप 10-15 मिनट सोचें, मे भी आधा घंटा सोचें, लेकिन जब वो क्लिक करेंगे वो सामने पड़ेगी सोचें कि उस डायरेक्शन में, डी स्टार वाली डायरेक्शन में, सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंस पैचेस का वो आइगन वैल्यू के बराबर आएगा, ए की जो बड़ी आइगन वैल्यू। ठीक है, एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, आइगन वेक्टर्स जो रिटर्न होते हैं उनके बारे में आपको कुछ पता है? अगर एक आइगन वेक्टर इस डायरेक्शन में, दूसरा आइगन वेक्टर किस डायरेक्शन में? ऑपोजिट। ऑपोजिट तो वही वेक्टर हो गया, माइनस दैट, तो वही वेक्टर है। परपेंडिकुलर यानी ऑर्थोगोनल, 90 परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल, सही। तो आइगन वेक्टर्स जो हैं, अगर एक वेक्टर, अगर डी स्टार इधर है और ये आइगन वेक्टर है ए का, दूसरा आइगन वेक्टर इधर को, ये आपकी जितनी भी लाइब्रेरीज हैं वो आपको आइगन वेक्टर्स इसी तरह ऑर्थोगोनलाइज करके देते हैं, एक इधर है दूसरा ऑर्थोगोनल। ठीक है, ओके। इसका मतलब है कि अगर ये डायरेक्शन डी स्टार, अगर ये मैक्सिमम मोस्ट डिसिमिलर वाली डायरेक्शन है, तो ये उस मोस्ट डिसिमिलर के कोई बस उसके ऑर्थोगोनल कोई डायरेक्शन है। दिस विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इस डायरेक्शन में जो एसएसडी आई थी वो बड़ी वाली आइगन वैल्यू आ गई थी, लैम्डा लार्ज। इस डायरेक्शन में जो सम स्क्वायर डिफरेंस आएगा, अगर आप कंप्यूट करें, वो क्या आएगा? वो छोटी वाली आइगन वैल्यू आ जाएगी। ये मैं आपको बस बता रहा हूं, मैं प्रूव नहीं कर रहा, बट यू कैन प्रूव ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ये हम अब ये नॉलेज यूज करने लगे। मेरे पास, अगर मैथ को थोड़ी देर छोड़ दें, इम्प्लीमेंटेशन का सोचें। मेरे पास एक पिक्सल एक्स वाई था, स्ट्रक्चर टेंसर वहाँ पे मेरे पास आ गया। स्ट्रक्चर टेंसर की आइगन वेक्टर्स भी आ गए हैं, आइगन वैल्यूज भी आ गए हैं। आइगन वेक्टर बता रहा है, बड़ी आइगन वैल्यू की कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कह रहा है कि अगर इस डायरेक्शन में पैचेस की सिमिलरिटी देखें तो सबसे ज़्यादा डिसिमिलर होंगे, और कितना सम स्क्वायर डिफरेंस होगा? लैम्डा लार्ज। और अगर उसके ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में देखें तो जितना भी वो सम स्क्वायर डिफरेंस होगा वो लैम्डा स्मॉल। ठीक है, आई हैव द एसएसडीज नाउ, मुझे पैचेस बना के कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है। आई हैव ऑलरेडी हैव द एसएसडीज, वो आइगन वैल्यूज में छुपी हुई थी। इसलिए मैं वो कह रहा था कि इसको स्ट्रक्चर टेंसर कहते हैं। इस मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर्स आपको यही बता रहे हैं कि किधर को चेंज हो रहा है, किधर को चेंज नहीं हो रहा। इसी स्ट्रक्चर टेंसर मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज बता रहे हैं कितना चेंज हो रहा है। इट कंटेन्स वेरी रिच इंफॉर्मेशन। दिस इज वेयर कोऑर्डिनेट डिटेक्शन इज टेकिंग प्लेस, यानी एवरीथिंग इज गोइंग टू नाउ कंबाइन। वो जो आइगन वैल्यूज हैं दो, एक लैम्डा लार्ज, एक लैम्डा स्मॉल। अगर लैम्डा लार्ज बहुत छोटी वैल्यू, अब मेरे साथ रहिएगा, अगर लैम्डा लार्ज बहुत छोटी वैल्यू 0 के पास, और लैम्डा स्मॉल वो तो उससे भी छोटी होती है, यानी वो भी 0 के पास है। अगर दोनों 0 के पास है, ट्राई टू विजुअलाइज इन योर माइंड कि ये कैसा रीजन होगा। वहाँ पे पिक्सल था, पैच था, उधर मैंने स्ट्रक्चर टेंसर बनाया, स्ट्रक्चर टेंसर की आइगन वैल्यूज आई। आइगन वैल्यूज ने कहा कि जो मोस्ट डिसिमिलर डायरेक्शन उसमें एसएसडी जो है वो किसके पास आ रही है? लैम्डा लार्ज के। लैम्डा लार्ज वो एसएसडी है आइगन वैल्यू, और वो 0 के पास आ रही है। यानी मोस्ट डिसिमिलर जो आपके पैचेस हो सकते हैं वो काफ़ी सिमिलर है।
और दूसरी डायरेक्शन वो तो और भी ज़्यादा सिमिलर है लैम्डा से। तो क्या पता लगा कि रीजन जो है ना वो फ्लैट सा रीजन, उधर कलर चेंजेस हो ही नहीं रहे थे। अगर उस रीजन में कलर चेंजेस हो रहे थे, अगर हो रहे होते, तो सबसे ज़्यादा चेंज वाली डायरेक्शन में SSD बड़ी ना आती, पर सबसे ज़्यादा चेंज वाली डायरेक्शन में SSD लैम्डा लार्ज 0 आ गई, 0 के पास आ गई। इसका मतलब है कि ये रीजन चेंज नहीं हो रहा ज़्यादा, XY के इर्द गिर्द पिक्सल ज़्यादा चेंज नहीं हो रहे, which means it's a flat region। या सारा ब्लैक है, या सारा वाइट है, या सारा ब्लू है, या सारा जो भी है, एक जैसा ही रीजन है। ये फॉलो, ये बड़ी ज़रूरी, सब कुछ यहाँ कंबाइन होने लगा है। बस ये इन्फ्रेंसेस आप समझ लें कि ये इन्फ्रेंस हम सही ले रहे हैं। इफरान, ये आप समझाएंगे ये वाला पार्ट। यस, जो चेंज है ओके, इसका मतलब है जो बाकी डायरेक्शंस होंगी वहां पे जो चेंज है उससे भी कम होगा। इसका मतलब है किसी भी डायरेक्शन में देख लूं तो चेंज कम होगा। इसका मतलब है कि रीजन फ्लैट रीजन, राइट। ये लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप। जब बाय द वे मुझे आप लोगों के नाम ही नहीं पता, कंसिडरिंग कि दिस माइट बी द लास्ट टाइम वी मीट। आपका नाम क्या है? एमन। आपका नाम क्या है? रिमशा। रिमशा, ठीक है। रिमशा, अब आप अगला बताएं। इट इज मच ग्रेटर, सो ये डबल ग्रेटर देन साइन है। इट मीन्स कि इट इज मच ग्रेटर देन। एक जो ज्यादा चेंज वाली डायरेक्शन है उधर बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, और जो कम चेंज वाली है उधर क्या है? वाई, एच क्यों कह रहे हैं? हाँ, यहां पे देखिए, इस रेड पैच में एक साइड पे चेंज हो रहा है सिग्निफिकेंट, और दूसरी साइड पे चेंज नहीं हो रहा। पर यहां तो मैंने एज बनाई थी बिल्कुल ऐसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अब आपको स्ट्रक्चर टेंसर की इंपॉर्टेंस समझ आएगी। व्हाट अबाउट, लेट मी ड्रॉ, आई होप मैं ड्रॉ कर सकूं, यानी मैं एज को डिस्क्राइब करने के लिए। व्हाट इफ आपकी इस तरह की एज चल रही थी, उसमें आप अक्रॉस द एज, अलोंग द एज कैसे जाते हैं? अब अगर हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल तो नहीं देख सकते, तो वो जो डी स्टार आपको मिला है स्ट्रक्चर टेंसर से, वो क्या डी स्टार इसमें दिया आपको? डी स्टार इसमें क्या होगा? लेट्स से दैट्स माय पिक्सल। मुझे बताएं इस पे डी स्टार किधर होगा? स्ट्रक्चर टेंसर का जो बड़ी आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर, वो कहां पॉइंट कर रहा होगा? उस डायरेक्शन में कि जहां पे अगर आपने पैचेस रखे होते तो मोस्ट डिसिमिलर आने थे। यहां पे ये डी स्टार होता उसके लिए। अगर एज लेट से ऐसी होती तो ये डी स्टार होता। स्ट्रक्चर टेंसर ने आपको ये बिल्कुल सही वाला बता दिया है। और दूसरा आइगन वेक्टर किधर पॉइंट करता? अलोंग द एज, क्योंकि वो ऑर्थोगोनल होता है, वो या इधर होता है या इधर होता है। तो आपको जो दो डिफरेंस मिल रहे हैं, एक अक्रॉस द एज मिल रहा होता है, पैचेस का डिफरेंस SSD, एक अलोंग द एज मिल रहा होता है। और ऑफ कोर्स अक्रॉस द एज बहुत ज़्यादा आएगा, अलोंग द एज 0 आना चाहिए। अलोंग द एज तो एक ही जैसे चल रहे हैं, 0 के पास आएगा। इसलिए जब ये दो आइगन वैल्यूज में इस तरह की रिलेशनशिप हो कि एक बहुत बड़ी है और एक 0 के पास है, फॉर श्योर दैट्स एन एज। So good. Eamon, आपने बताया। Eamon, अब आप the whole lecture depends on your analysis now. अब कॉर्नर आया है, बताएं why would these
कंडीशंस इन्फर के ये कॉर्नर है, फर्स्ट सी के ये कंडीशंस हैं क्या? लीस्ट डिफरेंस नहीं, इसको फॉलो करें। जो जुबान जो मैथ्स लैंग्वेज है इसको इंग्लिश में या उर्दू में ट्रांसलेट करें। बड़ी आइगन वैल्यू, आप लैंग्वेज को कैसे ट्रांसलेट करती हैं? सीक्वेंस में चलती है, इस सीक्वेंस में चले। बड़ी आइगन वैल्यू, okay, so both eigenvalues are नहीं, that's not what they're saying. So हाँ, इसको जरा और आसान करें। both eigenvalues are large, ठीक है, both eigenvalues are large, which means के आप एक ऐसी जगह पे बैठे हैं कि जहां आपने कि जब आप यहाँ पे, हाँ बिल्कुल, कि जहाँ जब आप कहते हैं कि जो मोस्ट डिसिमिलर था उधर तो एसएसडी बहुत बड़ी है। हाँ, जो उसके जो यस इन दी अदर डायरेक्शन, इन दी ऑर्थोगोनल डायरेक्शन, यानी वो इस डायरेक्शन में भी बहुत डिसिमिलर है और उसके ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में भी बहुत डिसिमिलर है। इसे ही तो कॉर्नर कहते हैं। क्योंकि व्हेन यू से कि इस डायरेक्शन में डिसिमिलर है, यू आर आल्सो सेइंग कि ये इस डायरेक्शन में डिसिमिलर, क्योंकि ये वो तो एक पूरी ओरिएंटेशन है ना। व्हेन यू से कि इधर डिसिमिलर है, यू आर आल्सो सेइंग कि इधर डिसिमिलर है। और अगर ये इधर डिसिमिलर है तो इट्स लाइक अ बेसिस, या कोई जिस तरह टू डिमेंशनल बेसिस मिल गया है, ये सारी डायरेक्शन में डिसिमिलर हो गया। किसी भी डायरेक्शन में चले जाएंगे डिसिमिलर निकलेगा। सो दिस इज व्हाट मेक्स अ कॉर्नर, दिस इज द कंडीशन व्हिच टेल्स यू कि ये कॉर्नर है। ठीक है, सबसे आसान कॉर्नर डिटेक्टर, एक्सट्रीमली यूजफुल। दिस इज द होल एल्गोरिदम। इस पूरे लेक्चर के बाद अगर एल्गोरिदम निकलता है वो ये है बस। Do you agree? कोई रख लें कि जो भी टाउ होगा उससे जो बड़ी वैल्यू है उसको कॉर्नर कहेंगे। मेरा आप लोगों से सवाल है, does this make sense? Why should this make sense? Why should this? Yes. एग्जैक्टली कि लार्जर तो इससे बड़ी है। अगर वो डायरेक्शन जिसमें ये कम चेंज होता था, अगर वहां भी अगर ये इतना ज्यादा चेंज हो रहा है, ये कॉर्नर है ना, बहुत ज्यादा। सो इवन दो पूरा लेक्चर इतना डेंस मैथमेटिक्स थी, आप लोग नहीं होगी ये चीजें, व्हाट इट बॉइल्स डाउन टू इज जस्ट फॉरगेट अबाउट टेलर सीरीज अप्रोक्सीमेशन, forget about derivatives, forget about everything, forget about Lagrangian optimization, इतनी structured and the whole implementation is image पे गए, सबसे पहले स्मूथ किया, हर पिक्सल पे derivatives निकाले, ix और iy, सिर्फ यही दो निकाले, ix और iy, बस इनको स्क्वायर करके दो इमेजेस बनाई, इनको मल्टीप्लाई करके तीसरी इमेज बनाई, उन्हीं से बन गई, तीसरी बन गई। तीनों इमेजेस को कन्वॉल्व कर लिया गाउसियन कर्नल से विद स्टैंडर्ड डेविएशन रो। हर पिक्सल पे स्ट्रक्चर टेंसर बना दिया, इन्हीं तीन से बनना था। स्ट्रक्चर टेंसर की दो आइगन वैल्यूज निकालनी, बड़ी वाली निकालनी कि नहीं निकालनी? चाहिए नहीं मुझे, चाहिए तो चलें, छोटी आइगन वैल्यू निकाली, थ्रेशोल्ड किया, जिस पिक्सल पे छोटी आइगन वैल्यू का थ्रेशोल्ड आइगन वैल्यू छोटी आइगन वैल्यू थ्रेशोल्ड से बड़ी हो गई, उसको आपने कॉर्नर किया, यू आर डन, राइट? आपने यू डोंट
if you didn't understand any of the mathematics, I mean that's bad, लेकिन that's bad for the class, लेकिन implementation के लिए that's all. You can just take this lambda small greater than tau, that's your coordinate vector. ठीक है? But I wish life was so easy. ऐसा है नहीं. जस्ट लाइक हमने पिछली दफ़ा नाइव एज डिटेक्शन की थी, जी थ्रेशोल्ड कर दें, ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड्स को थ्रेशोल्ड कर दें तो एजेस मिल जाएंगी. लेकिन उससे थ्रेशोल्ड की प्रॉब्लम्स आती थी, कुछ एजेस मिस हो जाएंगी, कुछ आ जाएंगी. अब थ्रेशोल्ड क्या सेट करें हमसे, फिर 1 पिक्सल थिक कैसे आएंगी, ये वगैरह वगैरह. सिमिलर, ये अगली दफ़ा पे छोड़ देते हैं. सिमिलरली इसको मैंने ये कहा है कि सिंपल कॉर्नर डिटेक्शन क्राइटेरिया. This one is a simple context. नहीं, the background is, मैं background कोई भी simple नहीं कह रहा. I acknowledge के background में कुछ math थी, पर implementation wise, the criteria is so simple. Eigen value को check करें, threshold से बड़ी है, corner कहते हैं. It's very simple. अगली दफा हम देखेंगे कि इसकी वजह से, मैं आपको अभी हिंट दे देता हूँ. अगर पिक्सल x, y इस थ्रेशोल्ड से बड़ा उसकी आगे वैल्यू आ जाती है, कैन यू स्पेकुलेट कि उसका जो x, y से जो साथ वाला पिक्सल था उस पर ये आगे वैल्यू कैसी आएगी? बिल्कुल साथ वाला पिक्सल. x, y अपने नेबरहुड को देख के बना था ना, उसके साथ वाला पिक्सल भी अपने नेबरहुड को देख के उसका स्ट्रक्चर टेंसर बना होगा. ये फर्क होंगे बहुत सारे या एक जैसे होंगे? दे विल बी वेरी सिमिलर. दोनों के नेबरहुड तो ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग नेबरहुड्स हैं. सो अगर x, y को आपने कॉर्नर कह दिया, देयर इज अ हाई चांस कि x, y + 1 साथ वाला वो भी इस थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर लेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर टेंसर इतने सिमिलर होंगे. हाँ, तो सारे कॉर्नर्स होंगे ना. लेकिन अगर मैं आपसे कहता ये इमेज है, मार्क द कॉर्नर फॉर मी, तो यू वुड हैव मार्क जस्ट 1 पिक्सल. और जब कंप्यूटर देगा थोड़ी देर बाद कहेंगे इट्स वेरी इंप्रेसिव, लेकिन हम तो एक को मार्क करते हैं, आप भी एक को करेंगे. जस्ट लाइक हमारी एक्सपेक्टेशन एजेस की. तो many of them will be neighbors. एक क्लस्टर आ जाएगा नेबर्स, which will cross the threshold. तो अगली दफा हम जरा देख लेंगे कि किस तरह उससे बचा जा सकता. ठीक है? एनी क्वेश्चंस? चलें, ठीक है जी, शुक्रिया.